नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। 2 तारीख में बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, 18 और 21। तो अब समय सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को रिवीजन करने का है, जिसमें देखते हैं हम आज 2008 के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और उसका विश्लेषण भी। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति, इसका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है संसद। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत महान न्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान न्यायवादी पद को सृजन किया गया है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो भारत सरकार को विधिक मामले में पर सलाह देते हैं। अनुच्छेद 76 कहता है एक के अनुसार भारत महान न्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादे प्रयत्न अपनी पद धारण करता है। ज्ञातव्य है कि भारत के प्रथम महान न्यायवादी MC शीतलवार 1950 से 63 तक थे, जबकि वर्तमान में महान न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। उन्होंने 30 जून 2017 को अपना पदभार ग्रहण किया है। 30 जून 2017 से अपना पदभार ग्रहण किए हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। भारत में संघीय कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। तथा संघ की सभी कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको दे सकता है? ये उपराष्ट्रपति को भी त्यागपत्र देंगे। उसे संविधान के अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। यदि अपना पद को दुरुपयोग करते हैं या अतिक्रमण करते हैं तो उनको अनुच्छेद 61 में इसका चर्चा है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। इसका सही आंसर, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को।
अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 2008 का ही है, तो उसी हिसाब से लिया गया है आंसर भी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रश्नकाल के समय भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। 25 जुलाई 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की समाप्ति के बाद द्रौपदी मुर्मू को 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए है जय सिंह, ऑप्शन बी है अरुण शौरी, ऑप्शन सी है विक्रम सिंह राठौर, ऑप्शन डी है दीपक कपूर। प्रश्नकाल के समय भारत के 23वें थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर थे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2007 से 31 मार्च 2010 तक रहा। वर्तमान में यह भारत के वर्तमान में अभी जो थल सेना प्रमुख है वो मनोज पांडे है, जिन्होंने 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल MM नरवणे की जगह ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? RC लाहोटी, NK सिंह, बालकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्नकाल के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन थे। कौन थे? KG बालकृष्णन। जो 14 जनवरी 2007 से 12 जनवरी 2010 तक कार्यरत रहे। वर्तमान भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। लेकिन अभी वर्तमान में सूर्यकांत है मुख्य न्यायाधीश के पद पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। वैसे राज्य मंत्री जो हैं सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका जो चर्चा है अनुच्छेद
68 में है कि 2 में है कि राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे और विधानसभा के 165 के तहत राज्य मंत्री 163 के तहत अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की गठन का उपबंध किया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद का गठन के प्रथम चरण अनुच्छेद 64 के 1 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह से करेगा। उल्लेखनीय है कि नीति संबंधी मामले में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी भी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबंध मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं होते। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो INDC, तातिया कंस्ट्रक्शन, NDCL और इरकॉन। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लोक निर्माण कंपनी तांतिया कंस्ट्रक्शन का अनुबंध किया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, तांतिया कंस्ट्रक्शन। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में पूर्णिया जिला जो है सो अग्रणी है। जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। सोने के रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बिहार में जूट उत्पादन करने वाले जिले पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है, किशनगंज है, मधुबनी है और दरभंगा है। कौन कौन है? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा आदि और किशनगंज भी है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल करता है। 1857 के नेतृत्व में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो सभी जानते हैं 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व कर रहे थे। अठारह के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से क्षेत्र से विद्रोह का कुशल नेतृत्व किया। वह शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार थे। शाहाबाद जिले के, बिहार के ही शाहाबाद जिले हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपने जिले शाहाबाद को अंग्रेजी राज्य से मुक्त कराया। तत्पश्चात जगदीशपुर से निकलकर आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश के अतरौलिया नामक स्थान पर डेरा जमाया। अंग्रेजी सेना से युद्ध करते समय गोली इनके हाथ में लगी, यह घायल हो गए। अंततः 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको मृत्यु हो गई। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं?
ऑप्शन ए है अमृत सेन, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है DY पाटिल, ऑप्शन सी है DY पाटिल, ऑप्शन डी है APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। और बिहार के नालंदा जिले में की थी। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसको बर्बाद कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। इस विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने सन 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर नालंदा के समीप की है। इसका विजिटर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू विजिटर है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी है 86%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60% पर कृषि कार्य होता है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 56.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती होती है। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, अतः बिहार में लगभग 60% पर ही कृषि होता है। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर पहले बता ही चुके हैं कि वो राष्ट्रपति के प्रसादीय प्रयत्न कार्यकाल पूरा करते हैं, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं। भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार महान न्यायवादी की नियुक्ति संघीय परिषद मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादीय प्रयत्न कार्य करता है एवं राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त भी हो सकता है। तो अपना त्यागपत्र महान न्यायवादी किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति जी को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 के गणना के अनुसार है? ऑप्शन ए है 46.65%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 47.53%, ऑप्शन डी है 53%। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। (47.53%).
कितना 47.53%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर 47.53% थी, जिसमें 60.32% पुरुष साक्षरता दर तथा 33.57% महिला साक्षरता दर थी। महिला साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कुल बिहार का जो साक्षरता दर था वो 47.53%, जिसमें 60.32% पुरुष था और महिला 33.57% थी साक्षर थी। जबकि 11 के अनुसार कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष के व महिला की साक्षरता दर पुरुष जो है 71.20% और महिला जो है 51.50% की साक्षरता दर है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ध्यानचंद ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है कबड्डी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद, इनका पूरा नाम मेजर ध्यानचंद है, जो हॉकी से संबंधित रखते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज के इलाहाबाद में संयुक्त प्रांत में हुआ था। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। वे 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। इनके जन्म दिवस को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इसे हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन ए फरीद, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन डी मुरीद, ऑप्शन सी रहीम। तो इसका सही आंसर शेरशाह बचपन का नाम फरीद है। शेरशाह बचपन के नाम फरीद था और दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहनी की सेवा ग्रहण करने के लिए बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। उसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां की उपाधि कौन प्रदान किया था? बहार खां। तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया। ये सुराजवंश के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए है 1875, ऑप्शन बी है 1859, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1785। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके सुझाव पे? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितना? 72 प्रतिनिधि। और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। व्यापगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्यापगत का सिद्धांत, इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। व्यापगत का सिद्धांत अथवा हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का था। जो इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक था। इसी सिद्धांत के अनुसार रियासत जिनका राजा निसंतान स्थिति में मर जाता है, जो राजा निसंतान मतलब उन्हें बच्चे नहीं होते हैं, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। इसी नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1856 में अवध को हड़प लिया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल सन 1856 से 1862 तक रहता है और 1857 की क्रांति इन्हीं के कार्यकाल में होता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 को एक अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से बागडोर अपने हाथ में कर लिया। टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन बी है बी और सी दोनों। तो टाई ब्रेकर, टाई ब्रेकर जो है फुटबॉल और हॉकी से दोनों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो अभी पीछे देखे ही हैं क्वेश्चन इनका, ऑप्शन डी कुमारगुप्त है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए है मीर कासिम, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है सिरजोदौला, ऑप्शन सी है सिरजोदौला, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी, जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे।
मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से 1763 तक है। अली वर्दी खां के बाद बंगाल के दूसरा सबसे योग्य नवाब थे। उसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर से स्थानांतरित किया था, अभी चर्चा ही किए हैं। वर्ष 1764 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना के द्वारा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें संयुक्त सेना पराजित हो गए। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता के नाम ऑप्शन ए है बीबी जैला, ऑप्शन बी है रानी दीदा, ऑप्शन सी है कजरी देवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी थी। क्या था? गुजरी। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ का स्थापना की थी। किसका? तो खालसा पंथ का। सिखों के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है मुंगेर। फणेश्वर नाथ रेणु जो हिंदी के साहित्यकार हैं, इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला, वर्तमान में ये अररिया में पड़ता है, के ओरही हिंगना गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में मैला आंचल, कितने चौराहे उपन्यास, पंचलाइट, मारे गए गुलफाम और ठेस कहानियां हैं। कौन कौन सी है? तो मैला आंचल, कितने चौराहे, पंचलाइट, मारे गए गुलफाम और ठेस। ये सब इनके चर्चित कृतियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, कमायनी पुस्तक की रचयिता कौन थे? तो कमायनी पुस्तक की रचयिता ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। कमायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। यह महाकाव्य है, यह एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में निराला, पंत एवं महादेवी वर्मा के साथ छायावादी युग के कवियों के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। वह एक कवि, नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में भी विख्यात हैं। उनकी कुछ कृतियां इस प्रकार हैं। काव्य में आंसू, लहर, झरना। कहानी में है छाया, आकाशदीप, आंधी। उपन्यास में है कंकाल, तितली, इरावती। नाटक में है स्कंदगुप्त,
जन्मेजय का नाग्य नागाग्य नागयज्ञ और राजश्री कामना एवं घूट। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र एक प्रशासनिक पुस्तक है जिसमें कूटनीति सिखाया गया है, बताया गया है, और इसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने लिखी है। धन्यवाद।